सो वेलकम बैक गाइज। हम जो है सेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन नंबर 2 जो है उसमें हम डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे जो कंपनीज एक्ट में गिवन है। क्या आपको पता है कि जो भी एक्ट होते हैं जनरली हर एक्ट में जो है सेक्शन नंबर्स होते हैं। उन सेक्शंस में एक्ट की बातें लिखी होती है। उन सेक्शन नंबर में सेक्शन नंबर जो 2 होता है जनरली वो आपका डेफिनेशन का सेक्शन होता है। इसका मतलब ये कि उस एक्ट में जो भी बातें लिखी हुई है या जो भी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करा है, वर्ड्स का यूज़ करा है, उन वर्ड्स का मतलब क्या है वो सेक्शन नंबर 2 में बताया होता है। उससे क्या होता है कि जब भी वो वर्ड बाद में आएगा, बाद में यूज़ होगा कहीं पर भी एक्ट में, तो आप जो है सेक्शन 2 का रेफरेंस लेकर देखेंगे, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब जो है सेक्शन 2 में बताया हुआ है, तो बार बार उसके मतलब को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो है डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही में हमें बहुत सारी जो है कंपनीज एक्ट की टर्मिनोलॉजी यानी कि वर्ड्स का जो है मतलब पता लगता है। तो जो भी वर्ड सेक्शन 2 में यूज़ करे गए हैं जनरली वो पूरे एक्ट पर एप्लीकेबल होते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर में डेफिनेशन गिवन है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में या फिर आपका कह सकते हो कि डिविडेंड वाले चैप्टर में या किसी और चैप्टर में जो है कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन गिवन है, तो वो उस चैप्टर के लिए एप्लीकेबल होगी। पर सेक्शन 2 की डेफिनेशन पूरे एक्ट में एप्लीकेबल होती है। यानी कि पूरे एक्ट में जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा वहाँ पर उसका वही मतलब होगा जो सेक्शन 2 में गिवन है। बट अगर उस चैप्टर में सेम वर्ड का कुछ और मीनिंग गिवन है तो उस चैप्टर के लिए हम अलग मीनिंग मान सकते हैं। अदरवाइज यही मीनिंग आपको देखने होते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला जो आ रहा है आपका मतलब, ध्यान से देखिएगा, पहला मतलब आ रहा है एसोसिएट कंपनी का। तो कंपनी का मतलब तो आपने समझ लिया, अब एसोसिएट कंपनी का मतलब समझ लेते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है। सब्सिडरी आपने सुना होगा ना, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, वैसे इसका मीनिंग बाद में आएगा, पर सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है। पर उसके बावजूद भी जिस कंपनी पर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं उसे एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। यानी वो आपकी एसोसिएट कंपनी है। जैसे कि कंपनी ए कंपनी बी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकती है, तो इसका मतलब कंपनी बी जो है वो एक एसोसिएट कंपनी है कंपनी ए की। राइट। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है सर, वो नीचे आ गया है जिस पे आप 20% या उससे ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं या वोटिंग पावर रखते हैं, उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं। यानी अगर आज मैं किसी कंपनी में 20% की पावर रखूं तो मेरा उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर मेरी कंपनी किसी और कंपनी में 20% की पावर रखे तो मेरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा इन दैट अदर कंपनी, और वो कंपनी मेरी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। देखिए भैया, डॉक्यूमेंट या रजिस्टर वगैरह जहाँ पर भी वर्ड्स आएंगे वहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसमें आप जहाँ पर भी वर्ड्स पेपर वगैरह सुनते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सुनते हैं तो सब में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जितनी भी चीज़ें मेंटेन हो सकती है, फाइल्स, एक्सेल फाइल, रिकॉर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें आती है। तो इस बात को जो है आप कान खोलकर याद कर लेना। वैसे डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है सर, डॉक्यूमेंट में ये नहीं है कि आपको कोई लेटर आया वो डॉक्यूमेंट हो गया, बुक आ गई ये डॉक्यूमेंट है आपका। डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है जो कंपनीज एक्ट में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपका कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि आपको कोई समन आया या नोटिस आया या कोई रिक्वेजिशन आई, कोई ऑर्डर आया, कोई डिक्लेरेशन फाइल करनी है, वो सब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। जो भी चीज़ें इस एक्ट में बोला गया कि आपको रखनी है वो सब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप चाहें तो रख सकते हैं। सिमिलरली जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है वो आपका एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है एक अथॉरिटी है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है वैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का एक ऑफिस होता है। तो वहाँ पर जो है कंपनी का रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें कंपनियों की एंट्रियाँ होती है। भैया ये जो कंपनी है इसकी इस दिन रजिस्टर हुई है, इसका ये नाम जो है इसने रिजर्व करवाया है, ये रजिस्टर हुई है, ये इसने फाइलिंग करी है, उसके सारी की सारी डिटेल्स मेंटेन होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। जो आप ऑनलाइन अगर चाहें तो ऑनलाइन जाकर MC21 पर जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पर टाइप करिए MC21 गूगल पर, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो MCA21 पर जाकर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। कंपनी कौन कौन सी रजिस्टर्ड है, नाम सर्च कर सकते हैं, नाम की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और बहुत सारे काम आप और भी कर सकते हैं। तो वो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जाता है। तो उसके लिए जो है बार बार जहाँ पर भी यूज़ आएगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ के बारे में तो समझ जाना भैया एक रजिस्टर ऑफ कंपनी यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जैसे है वैसे कंपनियों का जो डिपार्टमेंट है रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ है वो सारे के सारे डिटेल्स मेंटेन करता है। अब ये रजिस्ट्रार क्या हो गया सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में जो उसका टॉप लेवल का बंदा है जिसको अथॉरिटी दी गई है उसे रजिस्ट्रार बोला गया है, जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार भी आते हैं। भैया जो भी अथॉरिटी वगैरह है एक बंदा तो नहीं कर सकता तो दूसरे बंदों को भी जो है इंक्लूड कर लिया गया है, जिनकी ड्यूटी क्या होती है कंपनी को रजिस्टर करना और बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं जो कंपनी के रिलेशन में करने होते हैं, उन्हें डिस्चार्ज करना। वो सारा काम रजिस्ट्रार का होता है।
ये देख लीजिए MCA 21 आ गई है। यहाँ पर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, MCA सर्विसेज पे कंपनी का नाम चेक कर सकते हैं, सिन फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाकर कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, एक रिजर्व कर सकते हैं, अपना यूनिक नेम रिजर्व करना है तो ये सब हम इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। कंप्लाइंस है, फाइलिंग वगैरह करनी है, वो सब आप कर सकते हैं। चीज़ें और सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का मास्टर डेटा सर्च कर सकते हैं, इंडेक्स वगैरह, चार्ज किसी ने क्रिएट करा हुआ है तो चार्ज वाले चैप्टर में करेंगे, चार्ज क्रिएट करा हुआ है तो वो भी चेक हो सकता है। सिग्नेटरी की डिटेल्स देख सकते हैं, डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो सारी डिटेल आपको ऑनलाइन मिल जाती है। कुछ होता है पेड बेसिस पर मिलती है, कुछ होता है फ्री बेसिस पर मिलती है। तो ये सारा काम जो है ऑनलाइन किया जा सकता है। अनलिमिटेड कंपनी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो है बात करते हैं वोटिंग राइट के बारे में। भैया आपने कभी वोट डाला है क्या इलेक्शन में? आपको एक कार्ड मिलता है, आप एक वोट डाल सकते हैं, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में जो होता है आपका शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में वोटिंग होती है। यानी कि अगर आप 50% होल्डिंग रखते हैं, या मान लीजिए कि आप 50,000 शेयर्स होल्ड करके रखते हैं, तो आपके 50,000 वोट काउंट होंगे। यानी कि आप 50,000 वोट्स दे सकते हैं। अगर आप 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर रखते हैं तो इसका मतलब आप जिसको भी वोट देंगे, अगर सारे वोट आपने एक के फेवर में डाल दिए तो वही डिसीजन सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग आपके फेवर में हो गई। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हालांकि इसमें जो है हम वोटिंग वाले चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि आप चाहें तो अपने कुछ शेयर्स अगेंस्ट में डाल सकते हैं, कुछ शेयर्स फेवर में डाल सकते हैं। आपके पास 50,000 शेयर्स हैं तो जितने शेयर्स आप डालना चाहें फॉर द मोशन, यानी डिसीजन के फेवर में, मुझे ये करना है, करवाना है, तो फेवर में डालिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ तो कुछ शेयर्स को अगेंस्ट में डालिए, आपकी मर्जी है। सबको फेवर में डालिए, सबको अगेंस्ट में डालिए, आपकी मर्जी है। तो इसे वोटिंग बोलते हैं। जो आपकी वोटिंग है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी हो सकती है, यानी कोरियर के थ्रू भी जो होती है, खत लिखकर जो देते हैं उसके थ्रू भी जो है वोटिंग करी जा सकती है। आगे बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। भाई जनरली जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कंपनी में, चाहे वो आपकी एडोबी हो गई, चाहे वो आपकी जोमेटो हो गई, बहुत सारी नई कंपनीज आ रही है, स्टार्टअप आ रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए, गूगल हो गई, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए वो जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, और उन्हें रिटेन करने के लिए, उनकी टेक्निकल नॉलेज को रिटेन करने के लिए कंपनी जो है अपनी शेयर्स ऑफर करती है और उसमें कंडीशन लगा देती है, भैया फ्री में मिलेंगे, यूँ कह लो कि कबाड़ के भाव मिलेंगे, बिल्कुल फ्री के भाव मिलेंगे, बट आप यहाँ पर 3-4 साल काम करेंगे तो। उसे स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। एम्प्लॉयज़ को अवार्ड दिया जाता है उनकी मेहनत के लिए, उनकी नो हाउ के लिए। आगे बात करते हैं एक्सपर्ट का क्या मतलब है सर। एक्सपर्ट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको कोई साइनिंग अथॉरिटी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, वैल्यूअर हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी हो, राइट। तो वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन में आता है। और एक्सपर्ट का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है, पब्लिक से जो है पैसा लिया जाता है, तो उसमें एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर भी जो है एक्सपर्ट का जिक्र आएगा प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं ऑफिसर कौन होता है। यार कंपनी है तो कंपनी में ऑफिसर तो होंगे, बहुत जगह पर जो है ऑफिसर वर्ड आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑफिसर में क्या क्या आ सकते हैं, कौन कौन लोग आ सकते हैं। कंपनी है तो कंपनी खुद से तो चलती नहीं है सर, तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो ऑफिसर में आएंगे। उसके जो मैनेजर हैं, नॉट द मैनेजर जो आप बोलते हो डिपार्टमेंटल मैनेजर, एचआर का हेड है, मार्केटिंग हेड है, वो मैनेजर नहीं, वो मैनेजर नहीं सर। मैनेजर होता है डायरेक्टर की बराबर पोजीशन वाला मैनेजर होता है, वो मैनेजर। की मैनेजरियल पर्सोनल, जिसकी डेफिनेशन आगे दे रखी है, या ऐसा कोई इंसान जिसके डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, यानी जिसके डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर सकते हैं, तो वो ऑफिसर है। यानी कि सब टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑफिसर की डेफिनेशन में आते हैं, अगर नट शेल में बात करनी है तो। अगला डेफिनेशन आ रहा है मेंबर कौन होता है भैया। देखिए मेंबर और शेयर होल्डर का डिफरेंस मैं आपको यही बता देता हूँ। आज आप कंपनी में शेयर लेते हैं, आप शेयर होल्डर बन गए, पर मेंबर का मतलब बहुत सिंपल सा है। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनका एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री होती है, तो जैसे ही आपके नाम की एंट्री हो गई आप कंपनी के मेंबर बन गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कंपनी खुलवाने के टाइम जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया जाता है कि ये शेयर्स लेंगे, अभी लेते नहीं है, लेंगे, और उन्हें मेंबर घोषित कर दिया जाता है। तो वो मेंबर हो जाते हैं बट शेयर होल्डर नहीं होते, शेयर होल्डर बाद में बनते हैं। और शेयर होल्डर कई बार होते हैं आप ऑनलाइन बाय करते हैं शेयर, बट आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम अभी नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। या शेयर किसी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं बट अभी जो है कंपनी उसे अपडेट नहीं करती कि आप मेंबर हैं या नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आप शेयर होल्डर बने रह जाते हैं कुछ समय के लिए बट मेंबर नहीं होते। तो मेंबर का बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कंपनी ने जिसको लिख दिया अपने रिकॉर्ड्स में कि ये मेंबर है, इसके पास शेयर्स हैं, तो कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो मेंबर माना जाएगा। आगे बात करते हैं की मैनेजरियल पर्सोनल कौन होते हैं। ये भी जो है टॉप लेवल के ही जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं एक तरह से, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, जैसे होल टाइम डायरेक्टर, जैसे कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर ऐसा ऑफिसर जो डायरेक्टर से सिर्फ एक ही पोजीशन नीचे है और डायरेक्टर ने उसको KMP घोषित किया है। तो ये सब कौन हो गए, ये की मैनेजरियल पर्सोनल में आ जाते हैं। आपको पता है ना, कंपनी जो बड़ी बड़ी होती है उसमें कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है, इसके लिए इनको KMP की डेफिनेशन में डाला गया है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, बट प्राइवेट कंपनी क्या होती है वो आपको देखना पड़ेगा। वो बताने से पहले मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आपको अपने जहन में याद रखनी है, और वो ये है कि प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है,
यानी कि पब्लिक कंपनी जिस भी कंपनी में जो है 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखती है तो वो भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है जी। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो उतनी होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड है, और प्रिस्क्राइब्ड भी है नहीं। हालांकि 1 लाख लोग मानते हैं 1 लाख रुपए है, बट वैसे आप उसे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। हालांकि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अब कई लोग पूछेंगे यार क्या आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में? दी आंसर इज कर सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कर सकते हैं। ये मैंने अपनी मेन क्लास में भी आपको बताया। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, 1% कंपनी नहीं है क्योंकि उसके भी फीचर प्राइवेट कंपनी से ही मेल खाते हैं। तो 1% कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने मेंबर्स को लिमिट करती है टू 200, यानी कि उसमें 200 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी जो है साथ में एंड पब्लिक से पैसा इनवाइट नहीं कर सकती। तो जहाँ पर ये 3 रिस्ट्रिक्शन है वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है। पर जब आप ये मेंबर्स काउंट करेंगे ना 200, तो उसमें जॉइंट मेंबर जो है यानी कि दोनों ने जोड़कर एक नाम पर शेयर्स लिए हुए हैं, तो उसको आप एक ही मेंबर ट्रीट करिएगा। साथ ही में जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, उन्हें भी जो है आप मेंबर्स काउंट नहीं करिएगा 200 की काउंटिंग में। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है वो सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लाई नहीं करती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। आगे बात करते हैं स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में देखकर लग रहा है कि जो छोटी कंपनी है, तो इसका मतलब अगर कोई होल्डिंग कंपनी है या कोई होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है या कोई सेक्शन 8 कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है जो स्पेशल एक्ट से गवर्न है, तो ये सब तो बड़ी हो गई। तो इन बड़ी कंपनीज को आप स्मॉल कंपनी नहीं मान सकते। इसके अलावा जो कंपनी है वो स्मॉल कंपनी हो सकती है, यानी कि एनी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक तो वैसे ही बड़ी कंपनी हो जाती है, तो अदर देन पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं करती या हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जिसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यानी कि टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट 50 लाख रुपीज़ है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसे स्मॉल कंपनी बोलेंगे। एंड इट शुड नॉट बी पब्लिक कंपनी और सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी। बहुत बार जो है सब्सिडरी कंपनी का हमने यार वर्ड यूज़ कर लिया, सब्सिडरी 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 सब्सिडरी। अरे भाई सब्सिडरी क्या होता है ज़रा बता दो। वही यार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी से रिलायंस जियो है, वैसे ही सब्सिडरी कंपनी होती है। यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी जो है मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है, जिस पे जो है 1/2 यानी कि 50% से ज़्यादा की वोटिंग पावर रखती है, कंट्रोल रखती है। उन सबको जो है हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। और सब्सिडरी कंपनी की जो लेयर्स हैं वो अप टू 2 लेयर्स हो सकती है, मैक्सिमम 2 लेयर्स, यानी सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी मानी जाएगी। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है। नाम से ही पता लग रहा है ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ने मिलकर भी किया हो, 51% या उससे ज़्यादा जो है शेयर होल्डिंग रखी हो। तो अगर गवर्नमेंट मिलकर 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में रखेंगे तो उसे आप गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे। और जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग ले ली, तो वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। आप बहुत बार सुनते होंगे अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर कंपनी के रिलेशन में बात करें तो कंपनीज एक्ट में उसको क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जिसमें कि बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है, चेंजेस इन इक्विटी की स्टेटमेंट आती है कि इक्विटी कितनी चेंज हुई उसकी स्टेटमेंट आती है, और एक्सप्लेनेटरी नोट वगैरह भी उसके पीछे लगते हैं। यहाँ पर जो 1% कंपनी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1% कंपनी यानी जिसमें एक ही बंदा है। स्मॉल कंपनी यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, डेफिनेशन हमने देखी 50 लाख और 2 करोड़ टर्नओवर। डोरमेंट कंपनी जिसमें ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, और प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, पेपर में आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। जनरली फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का पीरियड होता है जो 31 मार्च को एंड होता है। बट कई बार जो है फॉरेन कंपनीज की कोई सब्सिडरी होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पर होल्डिंग है वहाँ पर सब्सिडरी है, तो उसमें क्या है रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो है किसी और ईयर के हिसाब से बनानी है, तो वो 2-2 ईयर का बनाए तो उससे बेटर क्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सकते हैं कि क्या हम कोई और फाइनेंशियल ईयर का एंड ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट परमिट करती है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका फॉरेन में कंसोलिडेशन का काम करना हो। बहुत बार जो है नेटवर्थ का यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्थ का मतलब क्या है। तो नेटवर्थ का मतलब जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। आपको पता होना चाहिए कि आप जब लाइबिलिटी साइड में पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है रिजर्व के अंदर ही आता है, पीएनएल का बैलेंस रिजर्व के अंदर ही आता है, सारी चीज़ें रिजर्व के अंदर ही आती है। और जो आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं या रिवैल्यूएशन रिजर्व है या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर वगैरह है, उस सबको आप हटा देते हैं। डेफर्ड एक्सपेंडिचर वगैरह यानी कि खर्चा हो चुका है बट आपने पीएनएल में डेबिट नहीं किया है, तो उन सबको आप हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व को काउंट नहीं करते क्योंकि फिक्टिशियस है, एसेट को बढ़ाया, रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा दी, तो इससे नेटवर्थ बढ़ जाएगी, इससे नेटवर्थ बढ़ गई नहीं सर,
फिर तो मैं 1 लाख के एसेट को 1 करोड़ का बोलूँगा और लाइबिलिटी में 1 करोड़ बढ़ा दूंगा, तो मैं बोलूँगा अरे वाह मेरी नेटवर्थ तो 1 करोड़ है। तो आप फिक्टिशियस नहीं बढ़ा सकते, इसके लिए इसमें एक्चुअल जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है और जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है वो सब आता है, राइट। और रिवैल्यूएशन रिजर्व और फिक्टिशियस जो आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज वगैरह हैं वो नहीं आते। बात करते हैं रिलेटिव क्या होते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसके मेंबर्स जो हैं वो उसके रिलेटिव होते हैं, हस्बैंड और वाइफ आपस में रिलेटिव होते हैं, और बहुत सारे जो है नीचे यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं कौन कौन रिलेटिव हो सकता है। अगर एक इंडिविजुअल की बात करी जाए या फिर कंपनी के रिलेशन में बात करी जाए तो उसमें रिलेटेड पार्टी आ जाएगी। तो कौन कौन हो सकता है रिलेटेड, वो यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। फादर है, स्टेप फादर है, मदर है, स्टेप मदर है, सन है, स्टेप सन है, सन की वाइफ है, डॉटर है, डॉटर का हस्बैंड है, स्टेप डॉटर नहीं है। भगवान जाने क्या इनको सूझी, इन्होंने स्टेप डॉटर नहीं डाला, मुझे भी सोचना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्या चक्कर था भाई, क्यों नहीं डाला। ब्रदर है, स्टेप ब्रदर है, सिस्टर है, स्टेप सिस्टर है, क्योंकि आजकल तो ज़माना स्टेप का है ही। पहली शादी कुछ बच्चे, दूसरी शादी कुछ बच्चे, ट्रेंड चल रहा है, तो ठीक है भैया, ट्रेंड के हिसाब से जो है रिलेटिव भी चलेंगे। आगे बात करते हैं रिलेटेड पार्टी क्या होती है कंपनी के रेफरेंस में। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो उसकी रिलेटेड पार्टी है। अब डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स के रिलेटिव भी जो हैं वो भी रिलेटेड पार्टी है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए मुकेश अंबानी एक रिलेटेड पार्टी है, और मुकेश अंबानी के जो रिलेटिव्स हैं, ये रिलेटिव्स यानी ऊपर में जो भी आ गए यहाँ पर देखो अब उनके जो है मदर, उनके सन, उनका डॉटर, ये सब भी कौन होंगे, ब्रदर वगैरह कौन है। अनिल अंबानी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया अनिल अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए रिलेटेड पार्टी, क्योंकि डायरेक्टर और उसके रिलेटिव दोनों आ जाते हैं। की मैनेजरल पर्सोनल है जो टॉप लेवल के हैं और उनके रिलेटिव्स, वो सब भी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके अकाउंट्स में भी और वैसे भी जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है वो कहता है ना कि रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर जाना चाहिए, कि आपने इतना जो है ट्रांजैक्शंस तो अपने आसपास के लोगों से करी है, कहीं उसमें घपला करने की कोशिश तो नहीं करी है, आप कंपनी के प्रॉफिट्स हटाने की कोशिश तो नहीं करी है, तो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें नुकसान ना हो, इसके लिए उसका अलग डिस्क्लोजर जाता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि रिलेटेड पार्टी कौन होती है। अगर फर्म है जिसमें कि डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव पार्टनर है तो वो फर्म भी जो है कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें कि डायरेक्टर या उसका रिलेटिव मेंबर है, शेयर होल्डर है प्राइवेट कंपनी में, तो वो प्राइवेट कंपनी भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। बट यदि पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर या उसका रिलेटिव मेंबर है तो यार पब्लिक कंपनी तो इतनी सारी होती है। आप सोचें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसमें उसके डायरेक्टर ने या उसके डायरेक्टर के रिलेटिव ने किसी पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी या एयरटेल में जो है एक शेयर ले लिया, तो पूरी एयरटेल जो है पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रिलेटेड पार्टी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो आप शेयर इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो उसमें एक लिमिट लगा दी कि कम से कम 2% से ज़्यादा आपने जो है पेड अप शेयर कैपिटल अगर पब्लिक कंपनी के लिए है तभी हम उसको जो है रिलेटेड पार्टी मानेंगे, डायरेक्टर ने या उसके रिलेटिव ने, या फिर बाकी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसके डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट कर रहे हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेसिकली डायरेक्शन पर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट कर रही है, वो सब भी जो है रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आ जाते हैं। और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये तो आपस में रिलेटेड पार्टी होती ही है। साथ ही में एक होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी है और होल्डिंग कंपनी की कोई दूसरी सब्सिडरी है, तो वो दोनों सब्सिडरी भी आपस में रिलेटेड पार्टी होगी। साथ ही में जो एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, यानी कि जो आप में पैसा लगा सकती है और पैसा लगाकर, जिसे हम बोलते हैं ना फंडिंग मिल गई, तो पैसा लगाकर वो आपको एक एसोसिएट बना सकती है अपना, तो वो वेंचरर या वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी जो है, इन्वेस्टिंग कंपनी जो है, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेशंस में हमने डिस्कस करी है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, जो टाइप की हमने जो है बातें करी है, जो टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस करी है, आपको इसमें क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि ये वर्ड बाद में भी आएंगे। आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं वीडियो और नेक्स्ट सेशन से पहले इसको क्विक गो थ्रू कर सकते हैं हमारी बुक से कि हाँ ये चीज़ें हमने कर ली है, इसका ये मतलब होता है। मेन हेडिंग्स को देख सकते हैं और अपने दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ जी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट सेशन जो है दोस्तों वो हम स्टार्ट करेंगे 2-4-5 मिनट के बाद, और उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज जो है हम पूरा डिस्कस करेंगे, ऊपर से डिस्कस करेंगे। मैं जाहिर सी बात है पहले जो 2 क्लासेस थी वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने टाइम ज़्यादा दे दिया। आगे जैसे जैसे सेशन आएंगे तो उसमें इतना बड़ा कंटेंट है, इतना ज़्यादा कंटेंट है कि मुझे फटाफट जो है ऊपर से जो है चीज़ें बतानी पड़ेगी। जैसे कि ये प्रोसेस आएगा तो मैं आपको जो है 6 पॉइंट जो है मैं आपको सीधा ही 15-20 सेकंड में जो है फ्लो में बता दूंगा, ये करना होता है। सिंपल सी बात, एक लाइन रीड करने के बजाय डायरेक्टली प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा। तो ऐसे कर जो है फटाफट जो है चीज़ें करेंगे, और आई होप आपको जो है इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। इसको सुनने से आपको जो है बहुत सारे जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, और डेफिनेटली जो चीज़ें हैं प्रोविजन से वो रिकॉल हो जाएंगे, फटाफट जो है रिकॉल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड बाय बाय।